आज के मुख्य समाचार। शिमला में फूलों की विविधता से सजी प्रदर्शनी। महिला कबड्डी विश्व कप में हिमाचल की 5 खिलाड़ी शामिल। कई जेलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। शिलोनी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। मैं प्लास्टिक नहीं हूं वाले थैलों पर हिमाचल में प्रतिबंध। यू मुनबा की टीम में सिरमौर का सितारा। हिमाचल प्रदेश में राशन लेने का तरीका बदला। लोअर बाजार वार्ड में रक्तदान शिविर का आयोजन। विमल नेगी को न्याय दिलाने की मांग तेज। अब समाचार विस्तार से। शिमला के ऐतिहासिक ट्रश मैदान पर चल रहे समर फेस्टिवल के तीसरे दिन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग इन एचपी द्वारा आयोजित की गई फूलों की रंग बिरंगी प्रदर्शनी दर्शकों के लिए खास आकर्षण बन रही है। इस प्रदर्शन में राज्य भर से लाए गए दुर्गम और मौसमी फूलों की मनमोहक झलक देखने को मिल रही है। इस दौरान बागवानी विभाग हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ रंजन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार का मुख्य आकर्षक लिलियम फूल रहा है, जिसने अपने सौंदर्य और कीमत के मामले में गुलाब जैसे पारंपरिक फूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। रंजन ने कहा कि लिलियम इस वक्त न केवल हिमाचल में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अपनी महत्वपूर्ण पहचान छोड़ चुका है। इसकी कीमत और मांग दोनों तेजी से बढ़ रही है। प्रदर्शनी में भाग लेने आए स्थानीय बागवानों और फूल उत्पादकों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से न केवल उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है, बल्कि बाजार में भी नई संभावनाएं भी खुलकर सामने आती है। राज्य सरकार की बागवानी नीति के तहत हिमाचल में कट फ्लावर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में यह प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। डिपार्टमेंट से हूँ मैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ और फ्लोरिकल्चर देखता हूँ। जैसा कि मैडम ने कहा कि सीजीएस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है क्लास शो, तो उसमें डिपार्टमेंट हर वर्ष जो है पार्टिसिपेट करता है। जितने हमारे पास प्लांट्स होते हैं हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं ताकि जो फार्मर्स हैं या लोकल लोग हैं वो इसको देख सकें और जानकारी हासिल कर सकें। फ्लोरिकल्चर जैसा कि है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन के लिए हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट होना एक अच्छा बात नहीं है। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई अगर हम कर लें अपनी क्रॉपिंग को, तो उसमें फ्लोरिकल्चर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि आपने लिलियम की बात की, तो कट फ्लावर होता है उसको डंडी से काटा जाता है और वास में सजाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं या वासेस में सजाया जाता है। तो इसमें कट फ्लावर की इसलिए इम्पोर्टेंस है कि आप इसको काट कर कहीं जैसे होटल्स हैं वहाँ पे रखते हैं, कॉन्फ्रेंस में है वहाँ पे रखते हैं, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसको लगाने के लिए ओपन में भी लगाया जाता है और प्रोटेक्टेड कंडीशंस में भी लगाया जाता है, और वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे लगाएं। जैसे अगर हिमाचल में बात करें हम, तो वैसे तो कट फ्लावर में कार्नेशन काफ़ी अच्छा है, क्राइसेंथेमम अच्छा है, तो लिलियम एक वन ऑफ द बेस्ट अगर कट फ्लावर हम माने तो बहुत ही अच्छा क्रॉप है। तो इसमें भी लिलियम एक प्रकार का नहीं होता, क्योंकि जो हम यहाँ पे लिलियम देख रहे हैं वो ओरिएंटल लिलीज को बोलते हैं, जिसमें खुशबू आती है, और इसकी खुशबू ऐसी है कि एक जगह आप अगर रख दें तो आप ये मानो कि वो पूरा का पूरा कमरा जो है वो महक जाता है, और लगभग जो है 15-20 दिन तक आप ये कट फ्लावर ऐसा चलता है। बेसिकली क्या है कि जो लिलियम है वो बल्ब से लगता है, इसका एक बल्ब होता है नीचे, तो और ये जब हम लगाते हैं यूजुअली जैसे ये मिड हिल कंडीशंस हैं तो अक्टूबर मंथ में हम इसको सोइंग करते हैं, और लगभग जो है 100 दिन से ज़्यादा जो है मैं ये तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको कट कर देते हैं और कट करके फिर इसको 10 के बंडल्स बना के उसको सेल करते हैं। जैसे कि आपने वैरायटी की बात करी, तो लिलियम में नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ हैं, इसमें येलो कलर भी आता है, वाइट कलर भी आता है। तो डिफरेंट कंट्री ये जो कंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम जो बल्ब जो अभी आज की डेट में हमारे पास आ रहा है वो हॉलैंड से आ रहा है। हॉलैंड क्या करते हैं कि हॉलैंड जो है नंबर लीडिंग कंट्री है, जो कि न्यू जो बल्ब्स हैं वो नई वैरायटीज़ की वो हर 6 महीने में तैयार करते रहते हैं। और जैसे कलर की बात है तो इसमें भी कलर और क्वालिटी जो है वो चेंज करते रहते हैं। और जो है वो एक ऐसी चीज़ है जैसे कि फैशन इंडस्ट्री होता है, कि फ़ैशन है कि हमारा चेंज होता रहता है 6-6 महीने बाद, वैसे ही फ्लावर भी एक फ़ैशन इंडस्ट्री की तरह है, क्योंकि एक ही चीज़ को लोग पसंद नहीं करते, उनको थोड़ा वैरायटी चाहिए होती है, नई वेरिएशन चाहिए होती है। तो वैसे ही जो फ्लावर इंडस्ट्री है, खासकर कट फ्लावर्स हो गया या फिर आपके पॉटेड प्लांट्स हैं, तो उसमें 6-6 महीने बाद कंपनीज लगी हैं जो नई वैरायटीज़ लेके आती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीडीएस के तहत डिपो से राशन लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके स्थान पर अब मोबाइल फोन पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी के जरिए पहचान की जाएगी। यह परिवर्तन इसीलिए किया गया है क्योंकि डिपो में इस्तेमाल हो रही आधार प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक मशीनों की वैधता खत्म हो गई है। वर्तमान में जो मशीनें उपयोग में लाई जा रही है वे L0 श्रेणी की थी, जिन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बंद कर दिया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार अब केवल L1 स्तर की बायोमेट्रिक मशीनें ही मान्य होगी। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने केंद्र सरकार से मौजूदा मशीनों की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया है। यदि केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिलती है तो नई मशीनों की खरीद के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुरानी मशीनों से कई उपभोक्ताओं की उंगलियों के निशान स्कैन नहीं हो पा रहे थे, जिससे उन्हें राशन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बुजुर्गों और मजदूरों की उंगलियों के निशान बार बार फेल हो रहे थे। इस तकनीकी दिक्कत और मशीनों की वैधता खत्म होने के चलते ओटीपी आधारित पहचान व्यवस्था को अस्थायी रूप से लागू किया गया है। जब तक नई L1 बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हो जाती, प्रदेश के लगभग 19 लाख उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उपभोक्ताओं को यह ओटीपी डिपो पर दिखाना पड़ेगा, जिसके बाद राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ओटीपी व्यवस्था से भी उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है और वितरण प्रणाली की पारदर्शिता बनाई रखी जाएगी। हालांकि बायोमेट्रिक सिस्टम में फर्जीवाड़े की संभावना लगभग ना के बराबर होती है, इसीलिए L1 मशीनों की स्थापना के बाद फिर से फिंगरप्रिंट आधारित व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। यह फैसला राज्य सरकार की एक तत्कालिक और व्यवहारिक पहल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण में बाधा न आए। भारत में होने जा रहे महिला कबड्डी विश्व कप के लिए आयोजित फाइनल इंडिया कैंप में हिमाचल प्रदेश की 5 होनहार खिलाड़ी हिस्सा लेगी। चयन प्रक्रिया के इस अंतिम चरण में ज्योति ठाकुर, पुष्पा राणा, भावना चंपा और साक्षी को शामिल किया गया है। इससे पहले 10 से 30 मई तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कैंप में इन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया था। पहले यह विश्व कप 1 से 10 जून के बीच बिहार में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसकी तारीख को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई तिथि की घोषणा के बाद ही भारतीय टीम का अंतिम चयन किया जाएगा। भारतीय कबड्डी संघ द्वारा जून के अंतिम सप्ताह में एक और फाइनल कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर टीम का ऐलान होगा। बताया जा रहा है कि अब विश्व कप जुलाई में शुरू हो सकता है, जिसके लिए जून के अंतिम सप्ताह में भारतीय महिला टीम का चयन भी किया जाएगा। इसके कुछ दिन पहले भारतीय कबड्डी संघ की ओर से इंडिया कैंप का आयोजन कर टीम का चयन किया जाएगा। इससे पहले भी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी सूबे की 4 खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा रही है। उन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था। साइन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला की कबड्डी कोच पूजा ठाकुर ने बताया कि भारत में होने वाली कबड्डी विश्व कप में सूबे की 4 से 5 खिलाड़ी भारतीय टीम में खेल सकती है। अब फाइनल इंडिया कैंप में भी पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर, भावना चंपा और साक्षी भाग लेगी। शिमला की लोअर बाजार वार्ड की पार्षद उमंग बंगा द्वारा आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पुण्य कार्य में पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, बल्कि स्वयं रक्तदान कर उदाहरण भी प्रस्तुत किया। शिविर में महापौर, उप महापौर और नगर निगम के अन्य पार्षदों ने भी भाग लिया और इस सराहनीय पहल को समर्थन दिया। इस अवसर पर वार्ड के अनेक नागरिकों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा में योगदान दिया। पार्षद ने कहा, रक्तदान महादान है और हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यह शिविर समाज में सेवा और सहयोग की भावना को और भी प्रबल करता है। पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हम सभी को इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यह कार्य किसी जरूरतमंद को जीवन दान दे सकता है। जी, हम हर साल पिछले 6-7 वर्षों से हम हर साल यहाँ पर 3 जून को
जो कि यहाँ पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह जी के जन्म दिवस होता है उस दिन, तो उस दिन हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। इस साल भी हमने रक्तदान शिविर लगाया है और क्योंकि आज मंगलवार का दिन था तो साथ ही में हमने सुंदरकांड का पाठ के आयोजन भी किया है, जिसमें हमारे वार्ड के समस्त लोग जो थे उनका इनफैक्ट उन्हीं का मन था कि आज हमें ये करना चाहिए, तो उन्हीं के सब हेल्प से वो हमने एक सुंदरकांड के पाठ का भी हमारा हो गया और साथ में रक्तदान शिविर भी किया। और मेन मकसद यही रहता है कि अभी हम देख रहे हैं कि ब्लड बैंक में हमें सूचना मिली थी कि कमी काफ़ी हो गई है रक्त की, लोगों को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो फिर इससे अच्छा दिन क्या होता है कि जिस दिन जन्मदिन भी हो और हम काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर पाएँ। शिमला में आज शुलूनी विश्वविद्यालय द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत की। प्रेस वार्ता का उद्देश्य विश्वविद्यालय की हालिया प्रगति, वैश्विक उपस्थिति और भावी योजनाओं की जानकारी देना था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शुलूनी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो गुणवत्तापूर्ण और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में न केवल देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र छात्राएं अध्ययन करने आते हैं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुँच रहे हैं। शुलूनी विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया, हमारी संस्था दिन प्रतिदिन वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रही है। उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के चलते यह विश्वविद्यालय निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर आप क्वांटिटी करते हैं तो क्वालिटी नहीं होती, और क्वालिटी करते हैं तो क्वांटिटी नहीं हो सकती। दोनों हासिल चीज़ें हासिल करने के लिए 10-12 वर्ष का करना चाहिए। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, वी विल नॉट कम्पीट फॉर फर्स्ट 10-12 years till we reach that point। तो 10-12 साल हम अपनी तपस्या करते रहे, हमें सब कुछ स्टडी किया और उसमें अच्छी फैकल्टी चाहिए थी, और उसमें ये था कि अच्छी फैकल्टी है उसमें इंडियन PhD विद एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च अब्रॉड। डॉक्टर सौरभ यहाँ बैठे हैं, he did his PhD and then went abroad for 3 years, और वहाँ से 3-4 साल के बाद भारतवर्ष आए। ऐसे डॉक्टर सौरभ की श्रेणी के काफ़ी लोग हम अट्रैक्ट कर सके जब ये विश्वविद्यालय बना था। वही इस विश्वविद्यालय की टीम है। अगर कोई पूछे कि आपने ऐसे कैसे हासिल कर लिया, मुझे चेयरमैन UGC ने भी बताया था एक दफा, सिर्फ 1-2 इंटरव्यू कि आपने कैसे किया है, आपका क्या मॉडल है, आप तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। मैंने कहा जी देखिए, पहली बात तो है कि दूसरे नहीं कर सकते, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जरूर है, पर इनके जो कर्ता धर्ता है उनको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो इंटरेस्ट है कि यूनिवर्सिटी अच्छी चले और ये यूनिवर्सिटी अपना रैंक और स्थान अपना संसार में बनाए। कोई बिजनेसमैन नहीं है। आप खुद ही सोच लीजिए, मैं उसमें 64 वर्ष का था जब मैंने यूनिवर्सिटी की धारणा की। अगर मैं 70 साल की उम्र में हो गया और मुझे ऐसे वाली बात तो लगती नहीं। एंड नॉट ओनली दिस, इन द प्रोसेस होल में डॉक्टर सौरभ जैसे व्यक्ति बस आज भी हमारे पास अच्छी श्रेणी के, अच्छी कैटेगरी के वैज्ञानिक है, बिकॉज विदाउट द सपोर्ट ऑफ द साइंस। खरूजे को देखकर खरूजा तो रंग पकड़ सकता है, पर खरूजा तो होना चाहिए ना। तो हमें उस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2 है, एक को टाइम्स हायर एजुकेशन कहते हैं, एक को QS कहते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन इज मोर रिसर्च फोकस्ड, और क्योंकि हम 100 में आना चाहते थे, 200 में आना चाहते थे, तो हमने टाइम्स हायर एजुकेशन को अपना मुद्दा बनाया शुरू यूनिवर्सिटी में। टीम को गाइड किया, भाई हमें ज़्यादा पेपर नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में पेपर का नंबर पूछते हैं। तो मैं भी जब अपने इंटरव्यू में सिलेक्शन के गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर खोसर पास कितने रिसर्च पेपर है, चाहे उधर कूड़ा करकट हो। और मैंने बताया ओवर नंबर देंगे, एंड शॉर्टली वी विल हैव टू वेट फॉर फर्स्ट 10 years वी आर नॉट इवन एलिजिबल टू कम्पीट, क्योंकि कंपटीशन ये होता है कि 5 सालों में 1000 इस टाइप के पेपर होने चाहिए। वो हमारे नहीं हो सकते थे। हमने खुद जान बूझ कर, सोच समझ कर ये अपने कंडीशन अपने मन में रखी थी, तो वी वर नो वेयर। When in the 11th year of Shulini's establishment, जब हमने कम्पीट किया, we were the second best in India in times higher education and 9th in QS। और
और आज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलौर है, सीवी रमन ने बनाया था, वो नंबर 1 है, हम नंबर 2 है। और टाइम्स हायर एजुकेशन की जो आज से 6-7 साल पुरानी हमारा राइज हुआ था, वो चला हुआ है ना, वो हम उनको नहीं पकड़ सकते। हाँ, कई श्रेणियों में पकड़ लेते हैं 100%। एशिया रैंकिंग में अभी नंबर 1, क्योंकि एशिया रैंकिंग में वो कंसिडर उसमें पैरामीटर हमारे फेवर में ही थे, तो हम वहाँ नंबर 1 हो गए, वो नंबर 2 हो गए। बट ग्लोबल रैंकिंग में वो हमेशा ही नंबर 1 रहेंगे। वो पब्लिक परसेप्शन के 30 नंबर है। दे विल ऑलवेज गेट 30 आउट ऑफ 30, whereas Shulin University will not get more than 50। हमें 15 ही मिलते हैं, बट फिर भी हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिसर्च में जो हमने रिसर्च की नींद रखी थी उसमें हाई स्कोरिंग होती है। तो मैं ये बड़े फख्र से कहता हूँ, आज आपके प्रांत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वो जो कह सकती है वी आर सेकंड बेस्ट इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रोनहाट उप तहसील के जासवी गांव से निकलकर अनिल चेस्टा ने प्रो कबड्डी लीग PKL के सीजन 12 में इतिहास रच दिया है। देश की नामी टीम यो मुनबा ने अनिल को 78 लाख रुपए की बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है। इस उपलब्धि के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व की लहर दौड़ रही है। अनिल का कबड्डी से जुड़ाव बचपन से ही रहा है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनिल ने गाँव की गलियों से कबड्डी खेलना शुरू किया था। कठिन परिश्रम, अनुशासन और जुनून के बल पर उन्होंने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज देश की सबसे बड़ी प्रोफेशनल लीग की टीम ने उन पर भरोसा जताया है। हाल ही में हुए एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन और सुपर रेड के जरिए टीम को जीत दिलाने के बाद अनिल कई प्रो टीमों की नजर में आ गए। उनके प्रदर्शन ने यो मुनबा को इतना प्रभावित किया, उन्होंने 78 लाख रुपए की बोली लगाकर उन्हें टीम में शामिल कर लिया। अनिल के पिता मोहन सिंह ने कहा कि उन्हें बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व है। जब अनिल के दादा बंसी राम को यह खबर मिली तो खुशी के आंसू उनकी आंखों से झलक पड़े। अनिल के 2 भाई भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं और अब अनिल ने भी अपने गाँव और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनिल ने अपनी इस सफलता का श्रेय जिला शिमला के कोच सुरेंद्र को दिया है, जिन्होंने उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया। हाल ही में हरिद्वार में आयोजित युवा सीरीज में भी अनिल ने शानदार प्रदर्शन किया था। अनिल के इस उपलब्धि के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। स्थानीय लोग, खेल प्रेमी और साथी खिलाड़ी उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खासकर कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसे जिलों में मौसम ने गर्मी के मौसम में भी ठंड का एहसास करवा दिया है। जून महीने में भी लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी ने लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। कुल्लू जिले में मंगलवार सुबह से तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर जल भराव और यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों से लेकर सरकारी व निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजधानी शिमला में भी बीती रात तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम ठंडा हो चुका है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज तूफान की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 3 व 4 जून को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 5 जून को कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार है। 6 जून को उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश संभव है। 7 जून के बाद पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना भी जताई गई है। अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम तापमान में भी इसी तरह की धीरे-धीरे बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में प्रयोग हो रहे मैं प्लास्टिक नहीं हूँ लिखित थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन थैलों का उपयोग करने या उसमें सामान देने पर कानूनी कार्यवाही और चालान किया जाएगा। यह आदेश 1 जून से प्रभावी हो चुके हैं और विभागीय टीमें बाजारों का निरीक्षण करना शुरू कर रही है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये थैले PVC जैसे प्लास्टिक पदार्थों से बने होते हैं, जो पर्यावरण में आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें जैविक रूप से पर्यावरण मित्र बताकर बेचा जा रहा है, लेकिन
लेकिन विशेषज्ञ की माने तो ये थैले भी प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं। सरकार ने 13 विभिन्न विभागों की टीमें गठित की है जो दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण करेगी। यदि इन थैलों का उपयोग या संग्रह पाया गया तो चालान व कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विशेषज्ञ के अनुसार इन बैग्स को नष्ट करने के लिए लगातार 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो हिमाचल में केवल गर्मियों में ही संभव हो पाता है। सर्दियों में कम तापमान के कारण ये थैले विघटित नहीं हो पाते, जिससे कचरा और प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक लिफाफों पर पहले से लगे प्रतिबंध के बाद व्यापारी वर्ग द्वारा इन कथित पर्यावरण मित्र थैलों का इस्तेमाल शुरू किया गया था। अब इन पर भी रोक लगाकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय निर्णय लिया है। प्रशासन ने जनता और व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे थैलों का उपयोग तुरंत बंद करें और कपड़े या जूट जैसे वैकल्पिक थैलों का प्रयोग करें ताकि हिमाचल को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। विमल नेगी मौत मामले में आज शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता का आयोजन जनजातीय न्याय मंच की ओर से किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता न्याय मंच के अध्यक्ष भगत सिंह ने की। उन्होंने विमल नेगी से जुड़े मामले पर मंच की ओर से स्थिति स्पष्ट करी और संबंधित प्रशासनिक एवं सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातचीत मीडिया के सामने रखी। जनजातीय मंच का कहना है कि विमल नेगी का मामला न केवल एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा है, बल्कि यह जनजातीय समुदाय के सम्मान और अधिकारों से भी सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस विषय पर संवाद आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। शिमला से लापता होने के बाद 15 मार्च 2025 को विमल नेगी जी की धर्म पत्नी श्रीमती किरण नेगी द्वारा मुख्यमंत्री को एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था कि जिसमें ये निवेदन किया गया कि इस तरीके से जो है तो लापता जो हो गए हैं उनके पति श्री विमल नेगी जी, उस पर जो है तो बहुत तत्परता के साथ उनको खोजने का प्रयास किया जाए, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। और इसमें एक विशेष बात ये की गई थी कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट केस होने के कारण, क्योंकि वो ये बताया गया कि ये बिलासपुर के तरफ उनका कहीं ऐसा इस तरीके से रिपोर्ट मिली थी, तो शिमला पुलिस और बिलासपुर पुलिस के बीच में इस छानबीन को लेकर के इंटर डिस्ट्रिक्ट केस होने की वजह से इसे एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके विमल नेगी जी के बारे में पता लगाया जाए और उनका जो तो पूरा जो तो सारी जो घटना जो कुछ भी हुई है वो सामने लाया जाए। इस पत्र की जो प्रतिलिपियां हैं, इसकी जो सूचना है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल हिमाचल प्रदेश को भी दी गई थी और ये सारी बातें उसमें भी स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बना करके विमल नेगी जी को ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो अब इसके जो इसकी प्रतिलिपि जो है, इसके बारे में जो दरख्वास्त जो है तो मुख्यमंत्री को दिया, डीजीपी को दिया, तो ऐसा ही जो अनुरोध पत्र है वो ये डीजीपी सीआईडी को भी दिया था हिमाचल प्रदेश को। और मजे की बात आप देखिए कि डीजीपी सीआईडी इस मामले को बड़े गहराई से इसको संज्ञान में ले रहे थे और इस पर बहुत तत्परता से वो कार्य करने के लिए तैयार हो गए और काम कर रहे थे। तो उन्हें भी तुरंत जो है तो 2-3 दिन के बाद यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, कहीं और जगह भेज दिया उनको। उसके बाद महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ये सारे प्रकरण पर विस्तार से उल्लेख करके 18 मार्च 2025 को गोविंद सागर झील से शव बरामद होने के दिन ही सायंकाल छोटा शिमला पुलिस थाना में श्रीमती किरण नेगी जी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री जाएं या मुख्यमंत्री अपने किसी विशेष आदमी को भेजें, यह ऐसा कुछ दृश्य तो हमारे सामने आया नहीं। एफआईआर जो है वो सिर्फ किरण नेगी जी के तरफ से की गई थी और उसके बाद
5 अप्रैल 2025 को रिकांगपिओ में एक पूरे किन्नौर की जनता की तरफ से विमल नेगी एक विशाल कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया गया और उसी दिन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को विमल नेगी जी के संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से मृत्यु हुई है, इन सारी चीजों को रेखांकित करते हुए इसकी जो जांच है वो सीबीआई से करने की मांग जो है किन्नौर की जनता की तरफ से, विमल नेगी जी के परिवार की तरफ से, उनके सगे संबंधियों की तरफ से ये मांग की गई थी कि इसका जो है उच्च स्तरीय जांच सीबीआई द्वारा किया जाए। और उसके पीछे एक तार्किक पक्ष इसका यह था, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, हमें ऐसा लगता था कि इतने बड़े जघन्य संभव नहीं हो सकता कि वो निष्पक्ष जांच और इसका जो है तो न्याय परिवार को मिले या जनता के सामने आए।